हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन मिश्रा आपका अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स पर विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं। और इसी क्रम में आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ में जुड़ रहे हैं। और ये टॉपिक है, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे समझ लीजिए कि एक आध क्वेश्चन रहेगा ही, ये मान के चलिए आप, क्योंकि टॉपिक ही आपका इतना इम्पोर्टेंट है। अब हम आते हैं टॉपिक पर। आज का आपका जो टॉपिक है वो है उत्तर प्रदेश अनुपूरक बजट, जो सप्लीमेंट्री बजट है जो अभी पेश किया गया, उसी से रिलेटेड टॉपिक है। और इससे एक आध क्वेश्चन रहने की संभावना 100% है। इस वजह से, और बहुत बेहतरीन मैंने पीडीएफ आपके लिए तैयार किया है, नोट्स तैयार किया है, और इसको आप लोग बहुत ध्यान से करेंगे। साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कर देंगे, जिससे वो भी इसका लाभ ले सकें। जो कि प्रीलिम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है सो है ही, और मेंस की दृष्टि से भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अब हम आते हैं अपने मूल टॉपिक पर। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है उत्तर प्रदेश में जो अनुपूरक बजट है, जो सप्लीमेंट्री बजट है, इस पर है। तो इस पर कुछ आर्टिकल्स भी निकले थे, वो भी मैंने आपको दे दिए यहाँ पर। आप उनके में इन्फोग्राफिक वे में भी चीज़ें दी गई हैं, तो उसको आप देख लेंगे। साथ ही साथ जो मुझे आप लोगों के लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट डायमेंशंस लगे, उन पर भी हमने यहाँ पर विशेष रूप से चर्चा की है। तो हम देखते हैं पहले आर्टिकल के माध्यम से। आर्टिकल आप लोग पढ़ते रहिएगा, मैंने सब चीज़ें इसकी देख ली हैं। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो वहाँ पर आपके लिए दिए हैं। और जो चीज़ें इसमें आर्टिकल, चूँकि लेख एक अलग चीज़ है और एग्ज़ाम एक अलग चीज़ है, तो लेख में बहुत सब चीज़ें नहीं दी जाती हैं, लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से मुझे मालूम है कि कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उस दृष्टि से मैंने जो है आपके लिए प्रॉपर चीज़ें दी हैं। अब हम बात करते हैं टॉपिक पर कि 59,000 करोड़ का जो सप्लीमेंट्री बजट है, विधानसभा में पेश किया गया। और इसमें भारी उद्योगों के लिए सबसे ज़्यादा बजट पेश किया, 22,000 करोड़ का। ये एक इम्पोर्टेंट डायमेंशन है। तो और फिर शिक्षा है, उद्योग है, गाँव है, आधारभूत ढाँचे हैं, इन सबको प्राथमिकता दी गई। ये है। और इसके साथ ही इन्फोग्राफिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये भी आप इन्फोग्राफिक देख लेंगे, कितना बजट दिया गया है, इसमें किस सेक्टर को कितना दिया गया है, सब नीचे टेबल से मैंने बता दिया। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए जानना परीक्षा की दृष्टि से, कि आखिर जो अनुपूरक बजट है वो होता क्या है। जो अनुपूरक बजट है या सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री बजट क्या है। स्पेलिंग अगर हो करेक्ट कर लेना, इंग्लिश मेरी बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री बजट ये है क्या। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे पूरा जो वर्ष रहता है, वर्ष में खर्चे के लिए जो बजट, मेन बजट रहता है, वो पेश किया जाता है। और लेकिन क्या होता है कि कभी-कभी होता है कुछ ऐसी चीज़ें कि हमारा बजट कम पड़ गया, खर्चे ज़्यादा हैं और ज़रूरी हैं, या फिर कुछ नई ऐसी सर्विसेज हमको स्टार्ट करनी है। तो ऐसी कंडीशन में सरकार सप्लीमेंट्री बजट पेश करती है, अनुपूरक बजट पेश करती है। समझ गए कि पूरे वर्ष के जो नियत खर्चे हैं, मेन बजट है, उसमें कभी-कभी जब खर्चे अधिक हो जाते हैं और बजट कम पड़ जाता है, तब ये बजट पेश किया जाता है। या फिर होता क्या है कि कुछ ऐसी सर्विसेज हमको स्टार्ट करनी है, जब बजट की और आवश्यकता पड़ती है, तब हम अनुपूरक बजट पेश करते हैं। एक और आप चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि एंटरिम बजट और अनुपूरक बजट, अंतरिम बजट और अनुपूरक बजट दोनों में अंतर होता है। तो अनुपूरक बजट कब पेश किया जाता है, जब उसी वर्ष में अगर खर्चे अधिक हैं, कम, और बजट कम पड़ गया है, या फिर कुछ नई सेवा देनी है, तब अनुपूरक बजट। और एंटरिम बजट क्या होता है कि जब बजट, मेन बजट पेश करने से पहले खर्चे की कुछ ज़रूरत पड़ती है, तो मेन बजट से पहले का जो बजट पेश किया जाता है वो एंटरिम बजट कहलाता है। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो ये हमारा
सप्लीमेंट्री बजट है, अनुपूरक बजट है। बात समझ में आ गई आपको? तो इस पर ये आर्टिकल यहाँ पर दिया है। हिंदी मीडियम्स के जो बच्चे हैं उनके लिए भी हिंदी का मैंने आर्टिकल दे दिया है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए इंग्लिश का भी आर्टिकल यहाँ पर दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा सब मैंने इन्फोग्राफिक वे में यहाँ पर आर्टिकल तो कई निकले थे न्यूज़पेपर्स में, लेकिन मैंने जो बहुत अच्छे आर्टिकल्स लगे वो मैंने आपके लिए यहाँ पर दे दिए हैं। दोनों मीडियम के बच्चों के लिए यूज़फुल है। बात समझ में आ गई? अब हम आते हैं मूल विषय पर कि अनुपूरक बजट। जैसा कि आप जानते हैं कि ये अनुपूरक बजट था और इसे वित्त मंत्री जो हमारे हैं उत्तर प्रदेश के सुरेश खन्ना जी ने प्रस्तुत किया। इस बजट का आकार कितना था? 59,019.5 करोड़। इतना आपको ये डाटा याद रखना है। प्रश्न जो पूछा जाएगा तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि साहब कितने कितने करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया गया? तो यह डाटा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। इसके अतिरिक्त प्रावधान के बाद जो ये बजट है, इसके प्रावधान के बाद राज्य के कुल बजट का आकार बढ़कर कितना हो गया है? यहाँ देखिए 9,71,715। हो सकता है कि चूंकि वो जो हमारा मूल बजट था वो बजट और ये बजट जब दोनों बजट जुड़ गए तब बजट का साइज कितना हो गया, ये हो गया। हो सकता है कि पूछ ले, जैसे अब इस पर उसकी लैंग्वेज पे आप विशेष ध्यान रखिएगा। जैसा भी प्रश्न पूछे आपकी प्रीलिम परीक्षा में कि अगर पूछता है कि भाई मूल बजट कितना था, तब आपको मूल बजट कितना था वो बताना है 26-27। अगर पूछे आपका जो है सप्लीमेंट्री बजट कितना था, तो सप्लीमेंट्री बजट हमारा 59 का है, वो बताना है। अगर पूछे राज्य का कुल बजट, अगर टोटल टर्म यूज करें वहां पर, तब आपको बताना है कि टोटल बजट हमारे जो उत्तर प्रदेश का है वो 9,71,715 करोड़ रुपए है। ये आप इसको ध्यान रखिएगा। और एंट्रीम बजट लाने का उद्देश्य क्या था, यहाँ पर ये भी क्लियर है कि उद्देश्य क्या था? बुनियादी ढांचे की को गति देना, नई परियोजनाओं को गति देना और कल्याणकारी योजनाओं को गति देना, ये एंट्रीम बजट का उद्देश्य था। अब यहाँ पर हम देखेंगे, हमने बहुत बेहतरीन तरीके से आपके लिए नोट्स सजा दिए हैं, सेट कर दिए हैं। आप बस इसको जो है पीडीएफ जो है अपने पास रखिएगा। जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, मैं उनको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। अब हम देखते हैं कि बजट की मुख्य विशेषताएं क्या हैं जिससे हमारी प्रीलिम में प्रश्न आते हैं, वहां पर अब हम फोकस करते हैं। बजट की विशेषताओं के अंतर्गत पहले देखते हैं उनका जो सबसे मेन होता है, जहां से प्रश्न पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है, वो होता है बजट का आकार। बजट का आकार कितना था, हमने ऊपर चर्चा की। 59,000 करोड़ का बजट है। आप मेन डाटा ये ध्यान रखेंगे और लास्ट वाला ये जो है 19 वाला डाटा याद रखिए। तो 59,019 करोड़ का बजट है, अनुपूरक बजट जो है। और ये मूल बजट का लगभग 6.747%। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डाटा। कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि जो मूल बजट का सप्लीमेंट्री बजट जो है वो कितना साइज था, कितने प्रतिशत था, तो दैट विल बी 6.47%। ओके, ये आपने देख लिया। अब हम देखेंगे यहाँ पर, जैसा कि आप बजट पढ़ते हैं तो बजट में देखते होंगे, बजट में दो तरीके के बजट में होती हैं चीज़ें। एक जो होती है रेवेन्यू, दूसरा होता है कैपिटल। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ये सब रहती हैं। आप जैसा बजट में आपने पढ़े होगा, ये तो बेसिक इकोनॉमी वाली चीज़ें हैं। तो जब दोनों मिल जाती हैं यही हमारा बजट बनता है। तो टोटल एक्सपेंडिचर जो हमारा बनता है जा करके, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस जब कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जब दोनों यहाँ पर जुड़ जाएंगे तो हमारा आएगा बजट व्यय। कितना क्या आएगा? बजट एक्सपेंडिचर तब आ जाएगा। बात समझ आ रही होगी आप लोगों को? तो इसमें हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये देखेंगे कि पूंजीगत व्यय कितना है। पूंजीगत व्यय हमने कितना किया है, इस बजट में कितना आया है? 41,620 करोड़। ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और ये यहाँ से प्रश्न शायद न पूछे, पूछ ले। मैंने डाटा यहाँ पर आपको कलर्ड फॉर्म में कर दिया है, इसको आपको याद रखने में बहुत आसानी होगी।
लेकिन प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है आपसे, कहाँ से, कि कितने प्रतिशत है, तो दैट विल बी 70.5%। जो टोटल बजट हमारा 59,000 का था, उसका 70.5% वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जो शेष बचा, कितना बचा, 29.5%, दैट्स द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एंड व्हाट द अमाउंट, अमाउंट क्या है, 17,399 करोड़ रुपए। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये दोनों चीजें आप देख लेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो है वो डाटा ये है आपके लिए, जो इंपॉर्टेंट डाटा है वहां पर, यहाँ पर आपके लिए वो ये है। ये डाटा इंपॉर्टेंट है, ये डाटा इंपॉर्टेंट है, आप इसको विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से जो ऐड मिलता है, सहायता है, सेंट्रल ऐड, वो कितना इस बजट में है, वो इसका भी डाटा पूछता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो इसका डाटा कितना है, ये है 11,240.97 करोड़। ये डाटा भी आप याद रखेंगे, कभी कभी प्रश्न में ऐसा पूछ लिया जाता है। अब इसके साथ में और आप चीज़ें जब याद रखेंगे तो आपको मालूम होगा कि जैसा कि यहाँ पर केंद्रीय सहायता के रूप में केंद्र और जो फेडरल रिलेशन है, यहाँ पर सेंटर और स्टेट, सेंटर और स्टेट का जो रिलेशन है, तो सेंटर जो है स्टेट को हेल्प करती है। वो कई रूप में होती है। एक तो उसका राज्य का जो टैक्स पार्ट होता है वो देता है, साथ ही साथ उसको ऐड देती है, सहायताएं देती है। ठीक है, तो ऐड के लिए आप जानते होंगे, चूंकि प्रीलिम की क्लास है इस वजह से मैं साथ में और डाटा भी आपको देता चलता हूँ, क्लियर करता चलता हूँ। ऐड के लिए क्या होता है, जो हमारा फाइनेंस कमीशन था, 15th फाइनेंस कमीशन, कौन सा, 15th फाइनेंस कमीशन, कमीशन सजेस्टेड दैट कि 41% पार्ट ऑफ द स्टेट इन द सेंट्रल रेवेन्यू कलेक्शन, यानी जो सेंट्रल का रेवेन्यू कलेक्शन होगा उसका 41% पार्ट ये राज्यों का होगा। ये फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आपने पढ़ी होगी, 15th फाइनेंस कमीशन की। और जो ऐड होता है, ऐड इज डिपेंड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट एंड अदर पैरामीटर्स ऑल्सो। बट यहाँ पर चूंकि यूपी की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, 25 करोड़ यूपी की पॉपुलेशन है, इट मीन्स यूपी को सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। और इस सप्लीमेंट्री बजट में 11,240 100 की इसको जो केंद्रीय सहायता उत्तर प्रदेश को दी गई। क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, चूंकि अभी मान लो जैसे बहुत से बच्चे हैं, पुराने बच्चे तो जानते हैं सब चीज़ें बेसिक्स, लेकिन जो नए बच्चे हैं वो नहीं जानते हैं। चूंकि हम दोनों को ध्यान में रखते हुए पढ़ा रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा रहता है कि भाई कुछ बेसिक चीज़ें भी बताता चलूँ, और पुराने बच्चे उनको भी रिकॉल हो जाएंगी चीज़ें। चूंकि प्रीलिम की परीक्षा है, उसमें ये तो नहीं कहेगा भैया पुराने वालों के लिए हम नहीं पूछेंगे। तो वहाँ तो सब बराबर ओपन कंपटीशन, चाहे 22 साल का लड़का हो, चाहे वहाँ पर जो है 40-42 साल का हो, उससे मतलब थोड़ी है वहाँ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो डायमेंशन है इस बजट का, जहाँ से प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं, वो है फिजिकल डेफिसिट। क्या है, फिजिकल डेफिसिट। अब फिजिकल डेफिसिट से रिलेटेड जब पूछा जाता है, तो यहाँ हम देखेंगे फिजिकल डेफिसिट में राजकोषीय घाटा के संदर्भ में, तो जो राजकोषीय घाटा है वो कितना है। तो राजकोषीय घाटे का जो लक्ष्य है, राजकोषीय घाटे का लक्ष्य वो जो है 3% का है। यूपी गवर्नमेंट उसी के इर्द गिर्द है। यूपी गवर्नमेंट फिजिकल डेफिसिट में बहुत ज़्यादा नहीं है, और यूपी गवर्नमेंट जो है लगभग 1.1 लाख करोड़ जो है इसका फिजिकल डेफिसिट है। तो ये चूंकि मूल बजट में ही दिया गया है, ये यहाँ पर अलग से नहीं दिया गया है, चूंकि जो फिजिकल डेफिसिट होता है वो पूरे बजट पर डिपेंड करता है, न कि सप्लीमेंट्री या एंट्रीम बजट पर। याद रखेंगे कि जो फिजिकल डेफिसिट है वो पूरे साल का निकलता है, न कि जो है वो एंट्रीम बजट या फिर सप्लीमेंट्री बजट पर। बात समझ में आई। तो
यूपी का जो हमारा मूल बजट है उसमें फिजिकल डेफिसिट कितना है, 1.1 लाख करोड़। ये आपने मूल बजट में पढ़ा ही होगा। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो एफआरबीएम एक्ट है, एफआरबीएम एक्ट आप लोग जानते होंगे कि फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट कब आया था? अगर आप जानते हैं, चूंकि प्रीलिम की क्लास है थोड़ा देखते चलेंगे, तो ये हमारा 2003 में आया और 2004 में लागू किया गया एफआरबीएम एक्ट। एफआरबीएम एक्ट का मूल उद्देश्य था कि जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन को मेंटेन करना। होता क्या है कि जैसे बहुत से राज्य होते हैं, कर्ज तो ले लेके खूब बैठते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि बाद में जब सरकारें बदलती हैं तो राज्य की जनता को राज्य को भुगतना पड़ता है। तो इसी वजह से एफआरबीएम, जैसा कि आपने अभी देखा होगा, न्यूज़ में सुना होगा कि भाई स्टालिन गवर्नमेंट में कर्ज तो खूब लिया गया, अब विजय थालापति उसको भुगत रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने एफआरबीएम नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया गया तमिलनाडु में। तो इसीलिए एफआरबीएम एक्ट के अंतर्गत सेंटर ने कर दिया कि भाई कोई भी जो आप कोई भी सरकार होगी, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट होगी, तो दैट विल बी फॉलो द फिजिकल एफआरबीएम नॉर्म्स। अकॉर्डिंग टू एफआरबीएम नॉर्म्स जो कितना होना चाहिए, ये 3% के इर्द गिर्द आपका फिजिकल डेफिसिट होना चाहिए। राजकोषीय घाटा कितना होना चाहिए? 3% के इर्द गिर्द। अगर उससे थोड़ा बढ़ सकता है, 5% भी हो सकता है, 2% भी हो सकता है, लेकिन 3% जो आपका फिजिकल डेफिसिट होना चाहिए, ये राज्य के लिए हेल्दी होता है, न कि नुकसानदेह। तो एफआरबीएम के अकॉर्डिंग यूपी जो है इसको फॉलो कर रही है। एफआरबीएम को यूपी का जो फिजिकल डेफिसिट है वो इसी के इर्द गिर्द है। बात समझ में आ गई? एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपके लिए आ गई भाई। कौन सी चीज़ है वो? कि जो डेप्ट होता है स्टेट गवर्नमेंट का, उसका जीडीपी का रेशियो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कभी कभी सरकारें बहुत ज़्यादा ऋण में डूब जाती हैं, तो जब बहुत ज़्यादा ऋण में डूब जाती हैं तो वहाँ पर नुकसान होता है। अभी हमने तमिलनाडु की चर्चा की कि अब विजय थालापति उसको बेचारे झेल रहे हैं जो स्टालिन महोदय करके चले गए। तो यहाँ पर हम यूपी के संदर्भ में बात करेंगे। यूपी स्टेट का जो ऋण जीएसडीपी रेशियो है वो है 23.1%। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप जो है जरूर ध्यान रखेंगे कि कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि ऋण और जीएसडीपी रेशियो क्या है, तो दैट्स आंसर विल बी 23.1%। ओके, यह जो है एक तरीके से बहुत ज़्यादा नहीं माना जाएगा, ये नॉर्मल ही है, एक तरीके से फिजिकल स्टेबिलिटी को दिखाता है। बहुत ज़्यादा इतना ऋण होना ज़रूरी है, इतना ऋण से जो है चूँकि ऋण नहीं होगा तो सीधी सी बात, आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो तो ग्रोथ नहीं होगा। तो इसलिए इतना ऋण जो है नुकसानदेह नहीं है। ऋण तो कभी कभी जीएसडीपी के रेशियो में ऋण 50% तक जो है राज्यों का पहुंच जाता है, वो नुकसानदेह है, क्योंकि फिर उसमें जनता का पैसा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चुकाने में ही चला जाता है, डेवलपमेंट के कार्यों में पैसा नहीं लग पाता है। आप बात और ये समझ गए? अब हम देखेंगे, यहाँ बात कर रहे हैं रेवेन्यू सरप्लस की। रेवेन्यू सरप्लस क्या होता है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, दो चीज़ें होती हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। तो कब होगा रेवेन्यू सरप्लस? जब हमारी रिसिप्ट्स क्या होंगी? ज़्यादा होंगी और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हमारे कम होंगे। तो इसका मतलब क्या होगा? पैसा हमारे टोकरे में भरेगा, बचेगा। तो इसका मतलब स्टेट रेवेन्यू सरप्लस में है। अकॉर्डिंग टू दिस नॉर्म और दिस क्राइटेरिया कि यूपी क्या है, लास्ट 5 ईयर से लगातार रेवेन्यू सरप्लस में जा रहा है। अब रेवेन्यू सरप्लस में और रेवेन्यू डेफिसिट में कैसे होता है कि जब स्टेट गवर्नमेंट में जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म है, फाइनेंशियल मैकेनिज्म है, वो अच्छे से काम नहीं करता है, करों की उगाही नहीं हो पाती है, उसके जीएसटी हैं या और जो भी जितने कर हैं, टैक्सेस हैं, उनकी वसूली सही से नहीं हो पाती है, सरकारें ढीली रहती हैं, ब्यूरोक्रेसी में गड़बड़ियां रहती हैं,
तो वो रेवेन्यू डेफिसिट में वो स्टेट चला जाता है। क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी इस समय बहुत ही एक्टिव मोड में है, इस वजह से यूपी लास्ट 5 ईयर से लगातार रेवेन्यू सरप्लस कंडीशन में है। किसमें है? रेवेन्यू सरप्लस कंडीशन में। अब यहाँ हम देखेंगे आगे के यहाँ हम देखेंगे आगे के जो प्रोविजंस हैं, इसमें क्या है कि अब बजट में हम देखेंगे आगे के प्रोविजंस में, चूंकि ज़रूरी है अभी आपके लिए ये जानना कि बजट तो बात करते हैं तो बजट का संदर्भ हमारा केवल और केवल इकोनॉमी नहीं है, चूंकि बजट का रेफरेंस हमारा पॉलिटिकल है। बजट का रेफरेंस हमारा कैसा है? पॉलिटिकल है। तो बजट रेफरेंस चूंकि पॉलिटिकल है तो इसका मतलब ये हुआ कि बजट में हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कैसे दिए गए हैं, कितने दिए गए हैं, इनका भी विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 205 जब हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री बजट की, तो क्वेश्चन यहाँ से आपका वैसे तो इकोनॉमी का है, लेकिन पूछा जा सकता है कि साहब जो सप्लीमेंट्री बजट है स्टेट का वो किस आर्टिकल में है? तो आंसर क्या होगा? आंसर विल बी आर्टिकल 205। आप समझ गए कि सप्लीमेंट्री बजट कहाँ पर है? आर्टिकल 205 में। लेकिन जब यही पूछ लेगा आपका जो मूल बजट है या जिसको बोलते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल बजट, तो उसमें क्या होगा? एनुअल बजट में आपका आंसर होगा कि वो होगा आपके आर्टिकल 202 में। बात समझ में आई? ये एनुअल बजट 202 में है और जो सप्लीमेंट्री बजट है वो आपका आर्टिकल 205 में है। क्लियर हो गई चीजें? एक चीज आपको याद करने के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से इसको याद रख सकते हैं कि जो सेंटर है, सेंटर का बजट सभी मालूम है, वार्षिक वित्तीय विवरण उसका आर्टिकल किस में है? 112 में, 112 में। और इसी को जो इसका सेंटर का जो अनुपूरक बजट है वो कितने में है? 115 में। यहाँ पर 115 और 205, 5 का एक याद रखेंगे, जो आर्टिकल 115 में है इससे लेस कर देंगे 10, यानी यहाँ पर जो है 205 में वही है। यहाँ पर जो लास्ट में इसमें भी 2 आ रहा है और 202 में भी है, यहाँ भी 10 लेस हुआ तो स्टेट वो आ गया आपका तुरंत सेंटर का। ठीक है, 112 बस, आगे के डिजिट नहीं, मैं लास्ट के डिजिट 2 डिजिट्स की बात कर रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? तो ये आप स्टेट और सेंट्रल के उसको देख लेंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए आप लोग। यही यहाँ पर दिया गया कि अनुच्छेद 15 में, 115 में सेंट्रल बजट, ये सब मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। वही जो है यहाँ पर 205, 206 में। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए, अब यहाँ पर हम उस पर चर्चा करने जा रहे हैं कि जो बजट होता है, बजट पास होना, दैट्स द अदर प्रोसेस, एंड जो बजट का पास होने के साथ में ही उसका सैंक्शन होना, वो अलग है। बजट पास होने के बाद एक विधेयक पेश किया जाता है, उसका नाम है एप्रोप्रिएशन बिल। क्या नाम है? एप्रोप्रिएशन बिल, विनियोग विधेयक। इसको शायद विनियोग विधेयक किसमें है आपके? सेंटर में आर्टिकल 114 है, याद देख लीजिएगा। जो एप्रोप्रिएशन बिल है आर्टिकल 114 है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा इसको। इसके माध्यम से बजट जो संचित राशि है, निधि है, उससे बजट निकाला जाता है खर्च करने के लिए, परमिशन मिल जाती है संसद में पास होने के, संसद या विधानमंडल में पास होने के बाद। अनुपूरक बजट के रेफरेंस में यूपी में भी यही हुआ कि साहब बजट जैसे ही विधानमंडल के द्वारा अनुपूरक बजट पास किया गया, उसके बाद स्टेट की जो संचित निधि है उसके अंतर्गत यहाँ पर एप्रोप्रिएशन बिल लाया गया और उससे संचित निधि से बजट को ये जो अनुपूरक बजट है उसको निकाला गया खर्च के लिए। बात समझ में आ गई? यहाँ ये याद रखिएगा, जो संचित निधि है वो सेंटर और स्टेट दोनों की है, इसके लिए एक ही आर्टिकल में है, अलग अलग आर्टिकल्स का प्रोविजन यहाँ पर संचित निधि के रेफरेंस में नहीं है।
जैसा कि हमने बजट में देखा कि सेंटर का अलग आर्टिकल है और स्टेट का अलग है, लेकिन यहाँ पर जो आर्टिकल 266 वो कंसीडर करता है सेंटर को भी, सेंटर के भी जो कंसोलिडेटेड फंड को और स्टेट के भी कंसोलिडेटेड फंड को। क्लियर? अब हम बात करेंगे बजट के अन्य आयामों पर। बजट का यहाँ पर हम देखेंगे कि जो सबसे बड़ा आवंटन इस बार किया गया, अलॉटमेंट सबसे बड़ा रहा। प्रश्न पूछता है, कई बार पूछ चुका यूपीपीसीएस में प्रश्न कि सबसे ज्यादा राशि किस विभाग को खर्च मिली, तो इस बार सप्लीमेंट्री बजट में आपकी सबसे ज्यादा राशि उद्योग विभाग को मिली और यह अमाउंट कितना है, 22,107.88 करोड़। यह अमाउंट आपका जो मिलता है यह उद्योग विभाग को मिलता है। बात समझ में आ गई? और यह सबसे बड़ा हिस्सा है। अगर स्टेट वन लाइनर में पूछा तो ये आपसे सीधे पूछेगा सबसे बड़ा हिस्सा क्या है, या फिर क्वेश्चन को टफ बनाता है तो 3-4 विभागों के, जैसे पीसीएस 24 में भी पूछा था और उससे पहले आरओ में भी शायद पूछा था कि भाई उसने 4 मदों को दे दिया, उसके बाद जो है उसमें से जो है मैचिंग करना है कि भाई किस मद को कितना बजट अलॉटमेंट किया गया, सॉरी। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे, इसका सबसे बड़े वाले का अमाउंट इस विशेष रूप से याद रखेंगे उद्योग विभाग का। उसके बाद एक्सप्रेस वे को दिया गया, तो इसमें जो है विंध्य एक्सप्रेस वे है, गंगा एक्सप्रेस वे है, इन सब के लिए दिया गया। ये अमाउंट थोड़ा थोड़ा है, आप देखते रहेंगे, क्योंकि विंध्य एक्सप्रेस वे के लिए भूमि अधिग्रहण वगैरह करना है तो उसके लिए इतना अमाउंट है। गंगा एक्सप्रेस में नए जो एक्सप्रेस वे रनिंग कंडीशन में आ चुका है तो उसके लिंक रूट्स बनाए जाते हैं, जो लिंक एक्सप्रेस वे बोलते हैं, उसके लिए भी यहाँ पर बजट अलॉट किया गया है इस सप्लीमेंट्री बजट में। मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र योजना, इसके लिए जो कि एमएसएमई और स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए है, इसके लिए 3,000 करोड़ का अतिरिक्त आवंटन या प्रावधान किया गया है इस बार के बजट में। फिर हम बात करेंगे रूरल डेवलपमेंट की और पंचायती राज की। जो रूरल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो यहाँ रूरल डेवलपमेंट में इस बार बजट दिया गया है 17,942.73 करोड़ का बजट। आप याद रखेंगे, नॉर्मली डाटा याद रखेंगे, क्योंकि रूरल डेवलपमेंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे भी प्रश्न पूछता है अलॉटमेंट कितना, अलॉटेड अमाउंट कितना है, तो आप इसको याद रखेंगे। पंचायतों को मजबूत करने के लिए 241 करोड़ रुपए को अलग से प्रोविजन किया गया। और एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपके लिए कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पंचायत उत्सव भवन बनाए जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। अब इसमें कंफ्यूजन कैसे आपके सामने क्रिएट करेगा, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कि प्रत्येक विकास खंड में, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में, प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में, प्रत्येक जनपद स्तर पर, तो यह आप याद रखिएगा, या प्रत्येक पंचायत स्तर पर, तो आप याद रखिएगा पंचायत उत्सव भवन जो है प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में बनाए जाएंगे। ऊर्जा और बिजली सुधार के लिए किया जाएगा, जिससे पावर ग्रिड मजबूत होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें ओबरा और अनपरा जो है उनके लिए बजट अलॉट किया गया, जिससे पावर सप्लाई हमारी ज़्यादा हो सके और ज़्यादा जो है प्रोडक्शन हो सके, इसके लिए बजट अलॉट किया गया। अब अगला पॉइंट है हेल्थ एंड सोशल वेलफेयर के रेफरेंस में। हेल्थ के लिए बजट इसमें जो अलॉट किया गया वो अलॉट किया गया कितना, 1100 करोड़ का। हेल्थ के लिए कितना अलॉट किया गया, 1100 करोड़ का। इसमें आपको राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और एलोपैथिक जो सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए बजट अलॉट किया गया। अब यहाँ एक चीज़ अपने लिए जाननी और बहुत ज़रूरी है, वो क्या है कि जो नेशनल हेल्थ मिशन है उसके बारे में जान लीजिए। नेशनल हेल्थ मिशन जो है वो कब लाया गया, चूँकि प्रीलिम की परीक्षा है, फैक्ट जानते चलिए, 2013 में लाया गया। उससे पहले 2005 में 2005 में लाया गया था नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, NRHM। NRHM घोटाला हुआ था, याद है क्या आप लोगों को? NRHM ऐसे ही आगे चलकर जब NRHM सफल हो गया
तो आया NUHM, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। इन दोनों को सरकार ने सोचा यार हम अलग, रूरल के लिए अलग कर रहे हैं, अर्बन के लिए अलग कर रहे हैं, तो इससे बेहतर होगा हम दोनों को एक ही में मर्ज कर दें। तो 2013 में सरकार ने ये इनिशिएटिव लिया और एक नया मिशन लॉन्च किया, उसका नाम था नेशनल हेल्थ मिशन। बात समझ में आ गई? ये कब लाया गया? 2013 में। तो ये भी आप साथ में जानते चलिए। साथ ही साथ यहाँ पर पेंशन के रेफरेंस में भी जो राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना है, उसके लिए भी स्टेट गवर्नमेंट ने इसमें 1500 करोड़ की अतिरिक्त व्यवस्था की। ये अमाउंट आप 1500 करोड़ का जो है इसको ध्यान रखेंगे कि 1500 करोड़ की व्यवस्था इसमें की गई है। बात समझ में आ गई? अब हम यहाँ पर, चूंकि प्रीलिम की क्लास है तो और डाटा जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि नेशनल वृद्धावस्था के बारे में हम जान लेते हैं। तो जो राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना है उसके बारे में भी हम जानते हैं यहाँ पर। तो ये जो है पेंशन योजना विशेष रूप से 2010 से लागू की गई। इससे पहले जो सामाजिक सहायता कार्यक्रम था 1995 का, उसी के अंडर में लाई गई है नेशनल जो वृद्धावस्था पेंशन योजना। इसके अंतर्गत 60+ के लोगों को, जो BPL कैटेगरी के हैं, उनको एक निश्चित राशि दी जाती है। अब निश्चित राशि दी जाती है, इसके अंतर्गत जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कुछ अमाउंट देती है और कुछ अमाउंट जो है स्टेट गवर्नमेंट देती है। तो जो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट 2 तरीके के अमाउंट देती है। इसकी राशि कितनी है? इस समय वृद्धावस्था पेंशन कितनी है? 1000 रुपये है। कितनी है? 1000 रुपये। ये अमाउंट आप ध्यान रखेंगे। जो सेंटर यहाँ पर देती है, सेंटर 200 रुपये देती है। सेंटर 200 रुपये देती है। किसके लिए? जो 60 to 79 ईयर के हैं, 60 to 79 ईयर के हैं। और जो 80+ हैं, अगर 80+ ईयर्स के जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए सेंटर 500 रुपये देती है। कितनी देती है? 500 रुपये। और शेष जो अमाउंट होता है वो स्टेट गवर्नमेंट इसका बियर करता है। स्टेट गवर्नमेंट इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे करके ये यहाँ पर राशि प्रोवाइड की जाती है राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के रेफरेंस में। और इसके लिए मिनिमम एज जो है वो 60 होनी चाहिए और BPL कैटेगरी की होनी चाहिए। अब यहाँ पर मानदेय में भी वृद्धि की गई। इसको योगी सरकार ने वृद्धि की है। और चूँकि जानते हैं ये इलेक्शन ईयर है, तो इसको ध्यान में रखते हुए बजट लाया गया। सरकार नहीं चाहती कि हम भैया किसी को नाखुश करें, हर एक को जो है बात करके, हर एक को लाभ दे करके ज़्यादा से ज़्यादा वोट बैंक पाएँ। इसी वजह से आप देख रहे हो, बेचारे शिक्षा मित्र थे, उनकी नहीं सुनी जा रही थी। कितना आंदोलन सबने किया। आशा बहुएँ थीं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं थी, कितने दिनों से कह रही थी, लेकिन नहीं सुना। भाई अब अगले साल चूंकि इलेक्शन है, तो सरकार ने तुरंत फोकस किया कि भैया इनकी भी बात सुनो। नहीं सुनोगे तो ये हमारा वोट बैंक ही गड़बड़ हो जाएगा, इनकी बात नहीं सुनी जाएगी। क्योंकि लाखों लाख संख्या में ये भी है। और अगर मान लीजिए 1 लाख, एक सपोज ही कर रहे हैं कि अगर 1 लाख 2 लाख जो भी आप डाटा ले लेंगे, अगर कोई भी इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, तो एक परिवार में 5 लोग प्लस उससे प्रभावित 5 लोग, यानी 10 लोग वहाँ से आपकी बात उसकी मानेंगे। यानी अगर 1 लाख हैं तो कुल मिलाकर के 10 लाख लोगों को वो प्रभावित कर सकते हैं। सरकार ने तुरंत इसको भी मौका नहीं दिया, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को और आशा बहुओं को इनका भी मानदेय बढ़ा दिया। अब दोनों को लगभग यहाँ पर 10 से 12,000 रुपये मानदेय हो गया। क्योंकि आशा बहुओं का जो होता है वो मानदेय ये अलग टाइप से होता है, क्योंकि इसमें जो है इंसेंटिव्स भी रहते हैं। जैसे भाई इंस्टीट्यूशनल अगर कोई जो है डिलीवरी कराती हैं तो उनके लिए शायद 200 या 500 रुपये दी जाती हैं। और कई उसमें जो है वहाँ घर पे जाके डिलीवरी कराती हैं तो उसका अलग से चार्ज होता है। कुल मिला के ये एक नियर अबाउट जो है 10 to 12 के लगभग इन लोगों का मानदेय अब पहुंच गया है। पहले 8,000 के लगभग था। बात समझ में आ गई? अब जो हमने ऊपर बात की, ये हमने आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वे में
एक टेबल में बना दिया है। इस टेबल को आप लोग देख लेंगे, जो हमने बात की, ये टेबल आपके पास प्रोवाइड कराई गई है। इसमें आपको ओवरऑल सभी डाटा दिया गया कि अनुपूरक बजट कितने का है, कुल बजट कितने का बन गया जा करके, पूंजीगत एक्सपेंडिचर कितना है, कितना परसेंट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, कितना परसेंट है, केंद्रीय वित्तीय सहायता कितनी मिली है, पूरा आपका डाटा दिया गया है। राजकोषीय संकेतक में जो है, जिसमें फिजिकल डेफिसिट कितना है, ऋण का रेशियो कितना है, या फिर जो रेवेन्यू बैलेंस क्या है, ये सब इसमें पूरा टेबल फॉर्म में मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। देखिए यहाँ पर एक और टेबल आपको मैंने बना दी है आपके लिए कि रीजनल लेवल पर, सेक्टोरल लेवल पर क्या क्या डिवाइड किया गया है, तो उनके लिए भी आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। पूरा डाटा आपके पास यहाँ पर एक साथ में ही प्रोवाइड है। इस आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देंगे, जिसको अगर ये पीडीएफ चाहिए होगा मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ये प्रीलिम की दृष्टि से ही इम्पॉर्टेंट है और मेंस की दृष्टि से भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। पूरा एक ही टेबल में कि भाई भारी उद्योग के लिए इतना बजट है, विंध्य एक्सप्रेस के लिए इतना है, मुख्यमंत्री औद्योगिक विकास के लिए इतना है, रूरल डेवलपमेंट के लिए इतना बजट है, ठीक है। इसके बाद एनर्जी सेक्टर के लिए इतना बजट अलॉट किया गया, हेल्थ एंड सोशल वेलफेयर के लिए जो है इतना बजट अलॉट किया गया, उसका महिलाओं बाल विकास के लिए इतना बजट अलॉट किया गया, समाज कल्याण विभाग को इतना किया गया, लोक निर्माण के लिए इतना किया गया। तो लोक निर्माण वगैरह नहीं पूछता है, मोस्टली आपसे जो है 1 2 3 4 ये 5 आपको जो है विशेष रूप से इनके जो अमाउंट्स हैं वो आप ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, इस वजह से इनको आप विशेष रूप से याद रखेंगे, ठीक है। तो ये आपका कुल मिलाकर के जो सप्लीमेंट्री बजट पेश किया गया, उस पर ओवरऑल जितने इम्पोर्टेंट डायमेंशंस आपके लिए हो सकते थे, बच्चों के लिए हो सकते थे एग्ज़ाम की दृष्टि से, वो सब मैंने यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। अब इसको लेकर के आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप इनको बार बार रिवीजन करते रहें, पढ़ते रहें, और जैसे कि जिससे कि परीक्षा में कोई भी गलती ना हो। और चूंकि मैं यूपी करंट अफेयर्स पर स्पेशली काम कर रहा हूँ, ये करंट अफेयर्स प्रीलिम के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, मेंस के लिए भी, चूंकि मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ कि एक एक डाटा जो जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, वो मैं सब आपको इसी में प्रोवाइड करा रहा हूँ विद द रेफरेंस, ओके। तो और साथ में ही मैं बच्चों से यही कहूँगा कि आप इन वीडियोस को अपने आप रेगुलर देखते रहिए, और साथ ही साथ आपके दोस्त मित्र जो भी तैयारी करते हैं उनको भी जो है इससे जोड़िए, और उनको जो है ये वीडियोस उनको फॉरवर्ड कर दीजिए, जिससे वो लोग भी इसका लाभ ले सकें, और इसका पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। और आज की क्लास में अब हम लोग इतना ही कंप्लीट करते हैं, और अगली क्लास में मिलते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट के टॉपिक के साथ। मैं आपके लिए ऐसा नहीं कि जो भी आया उठा करके मैंने आपके लिए बना दिया, मैं पहले करंट स्टेट का देखता हूँ, उस करंट में से चूज़ करता हूँ, क्योंकि मेरा पिछले 15 वर्षों का एक्सपीरियंस रहा है। जो बच्चे मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो सभी जानते हैं कि आज तक मेरा प्रीलिम कभी नहीं रुका। तो इस वजह से मुझे अच्छी तरीके से मालूम है कहाँ से कैसे प्रश्न बनते हैं। पूरा राम कथा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत स्मार्ट स्टडी करिए, आप बेहतरीन जो है रिजल्ट लीजिए, प्रीलिम क्रैक करिए, मेंस की तैयारी करिए। तो इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ हैं वही मैं आपको लेके आता हूँ। जैसे बाघ वाला पिछला वीडियो पढ़ा है, वो भी इम्पोर्टेंट थी। मशरूम में यूपी नंबर 1 पे आ गया, वो भी इम्पोर्टेंट थी। और ये अनुपूरक बजट, ये भी इम्पोर्टेंट था। ये आपको जो है ओवरऑल पूरा डाटा एक जगह नहीं मिलेगा, मैंने सबका सब डाटा आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया है। तो इस वजह से इसको आप अपने वीडियोस को सेव कर लीजिएगा, ये सब एग्ज़ाम के दरमियान रिवीजन में आपको बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ाई करते रहिए आप लोग।